हेलो एवरीवन। हाँ, ज्योग्राफी से लास्ट लेसन हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से आज हम करेंगे वायु परिवहन। तो वायु परिवहन क्या होता है, यानी वायु मार्ग से, यानी हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर के द्वारा जब सामान को या सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया तथा ले जाया जाता है तो उसको हमें वायु परिवहन बोलते हैं। तो ये हमारा इस लेसन से जो अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा होती है, ये तीसरी जीवन रेखा है। पहले हमने पढ़ी थी सड़क परिवहन, उसके बाद हमने पढ़ा जल परिवहन, और आज हम स्टडी करेंगे वायु परिवहन का। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, यानी बहुत ही महंगा, सबसे तेज और सबसे आरामदायक साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता यानी आसानी से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में विषय में सोचें, जहाँ नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, यानी धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, घने जंगल हैं, निरंतर बाढ़ आती हैं आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया, यानी पहुँचने लायक बना दिया, यानी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। तो किसके माध्यम से पहुँचा जा सकता है, वहाँ पर वायु मार्ग या वायु परिवहन के द्वारा पहुँचा जा सकता है। तो ये जिस प्रकार से हम देखते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो लोगों की सहायता किसके द्वारा की जा सकती है, वो सिर्फ वायु परिवहन के द्वारा ही की जा सकती हैं। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर, यानी इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण, यानी निजी हाथों में ये व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्र यानी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले दिया। और जो घरेलू सेवाएं हैं, जो एक देश में के अंदर ही जो सेवाएं प्रदान करती हैं, यात्राएं प्रदान करती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय यानी जो दूसरे देशों में यात्राएं वो सेवाएं प्रदान करती हैं, वो क्या किसने प्रदान की, एयर इंडिया ने। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी तटीय संक्रियाओं में और अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ पर हमारे एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताइए, यानी हमारा जो देश है किन किन क्षेत्रों में क्या उपलब्ध करवाता है, ये विदेशी सेवाएं प्रदान करता है या अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करता है। तो ये पंजाब, अमृतसर में कौन सा है, यहाँ दिखाया गया है राजा सांसी, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ से क्या किया जाता है, विदेशों में यात्राएं की जाती हैं। दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मुंबई छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, हैदराबाद के अंदर हवाई अड्डा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, मारमा गोवा है, कांडला, ये प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी पतन नगर हैं या बंदरगाहें हैं। इसके बाद हम चलते हैं, चेन्नई के अंदर है, इससे ऊपर, चेन्नई से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। फिर है थिरुवनंतपुरम है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यानी जो ये मार्ग दिखाए गए हैं, जो ये मार्ग है आपका, ये किसको दिखाता, समुद्री पतन को या बंदरगाह को दिखाता है। जो ये आपको एयर जहाज़ का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है या हवाई पतन को दर्शाता है। ये जो प्रमुख क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमें हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, क्योंकि बहुत ही महंगी है। आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति इसका जो खर्चा वहन नहीं कर सकता या इसका भार नहीं झेल सकता। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब संचार सेवाएं हैं, जिसके अंदर हमें डाक तार है, मोबाइल है,
तो जिसके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध की जाती है वो क्या है, संचार सेवाएं हैं। यानी जो ऐसे माध्यम जिनके द्वारा लोगों को सूचनाएं व संदेश भेजे जाते हैं उन्हें संचार सेवाएं कहा जाता है। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ यानी पैदा हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। यानी जब हम पहले देखते हैं किस प्रकार से लोग अपने संदेश दूसरों को भेजते थे, और आज सभी को पता है हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और हम फैक्स वगैरह करते हैं, मेल वगैरह करते हैं, जिससे सूचनाएं हैं तुरंत ही भेजी जा सकती हैं। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गति विहीन रहते हुए भी धीमी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार का जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम यानी सबसे बड़ा है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायु यान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, यानी किसके द्वारा, गाड़ियों के माध्यम से, तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राष्ट्रीय मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ये आपको दिखाए गए कुछ बूथ हैं, हेल्पलाइन बूथ हैं जो यहाँ पर हैं, जो हाईवे के ऊपर लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, यानी आईटी क्या, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी बराबर है आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। अब चलते हैं हमें आगे। हमारा जो ये चैनल बनाए गए हैं, 6 प्रमुख चैनल हैं, इनके नाम आपको यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, डाक मार्ग के चैनल हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी यानी आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। यानी आज क्या हो चुका है, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी विकास किया। आज हम अधिकतर देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ही हम अपने अधिकतर कार्य कर लेते हैं। मेल करना है या कुछ भी संदेश भेजना है तो लगभग हमें मोबाइल के माध्यम से ही करते हैं। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूकता करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय यानी जो अधिकतर जो सरकारी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा या नेशनल चैनल्स के द्वारा, दूरदर्शन चैनल के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यानी जो समकालीन घटनाओं से संबंधित जो पत्रिकाएं होती हैं वो क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती हैं, छापी जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते, जैसे मासिक, साप्ताहिक यानी वो क्या है, 1 महीने की होती हैं जिसके अंदर 1 महीने की खबरें, और साप्ताहिक यानी सप्ताह की खबरें कई प्रकार की हैं।
वार्षिक भी होती हैं जो 1 साल के लिए पत्रिकाएं छापी जाती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कोई भी यदि फिल्म रिलीज होती है तो उसको पहले प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है, यानी विनिमय पैसा लगाना, पैसे के बदले में वस्तुएं प्रदान करना। दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँव में होता है। तो स्थानीय व्यापार किसके बीच में होता है? शहरों, कस्बों व गाँव के मध्य होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जो अपने क्षेत्र में जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं वो विदेशों से प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी वो क्या है? वो अनुकूल है, संतुलित या संतुलित व्यापार भी कह सकते हैं उसको। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, यानी भारत से जो विदेशों में वस्तुएं भेजी जाती हैं उनमें रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद, यानी कृषि से संबंधित जो उत्पादन है वो रसायन होते हैं और हीरे और जवाहरात होते हैं। ये क्या किए जाते हैं? हमारे देशी विदेशों में भेजे जाते हैं। अब इसके बाद है भारत में आयातित, यानी जो वस्तुएं मंगवाई जाती हैं उनमें है कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादन, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, यानी इकट्ठी कर रहा है। अब इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट में पर्यटन एक व्यापार के रूप में, यानी पर्यटन भी क्या व्यापार है? क्योंकि विदेशी यात्री हैं या देश के जो पर्यटक हैं वो पर्यटक स्थलों पे जाते हैं, जिसको देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है, विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो ये भी एक व्यापार है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, यानी लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और स्थानीय हस्तकला, यानी हाथ की जो कला है वह सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है, यानी आश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। तो ये अकेले ये नहीं कि मनोरंजन के लिए आते हैं, तो वो किसी भी क्षेत्र में पर्यटन के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए या संस्कृति के लिए, ये सभी पर्यटक के प्रमुख केंद्र होते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यानी बहुत सारी संभावनाएं आज भी। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज हमारा जो ये लेसन था ये कंप्लीट होता है। उसके पश्चात हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो नागरिक शास्त्र है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।